पार्ट, दैट इज दी वॉइड एग्रीमेंट्स। काफी कुछ समझा दिया था मैंने आपको इसमें, मतलब एक इंट्रोडक्शन से ज्यादा चीज करा दी थी। और केवल अब ये लास्ट पार्ट बचा हुआ है। तो एग्रीमेंट जो किसी को शादी करने से रोकें, या किसी पर्टिकुलर पर्सन से शादी करने से रोकें, या पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक शादी करने से रोकें, या हमेशा शादी करने से रोकें, वो एग्रीमेंट्स गलत एग्रीमेंट्स होते हैं। एग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स, जो किसी को उनका हक लॉ में जो भी रेमेडी दी हुई है वो हक लेने से यदि रोकें, ऐसे एग्रीमेंट्स गलत एग्रीमेंट्स होते हैं। सर कैसे कैसे? कि सर बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं जो अपन ने कल पढ़ा था, कि यदि हम में से किसी को भी कोई प्रॉब्लम है दूसरी पार्टी के खिलाफ, तो वो कोर्ट में नहीं जाएगी, टोटली रोक दिया। सर गलत एग्रीमेंट है, रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग है, इसलिए वॉइड एग्रीमेंट है। सर यदि हम में से किसी को दूसरी पार्टी के खिलाफ कोई प्रॉब्लम है, तो 1 साल के अंदर अंदर या 6 महीने के अंदर अंदर कोर्ट में जाना है, अदरवाइज वो सूट मेंटेनेबल नहीं होगा। नहीं सर, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, सॉरी, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स, देयरफॉर वॉइड एग्रीमेंट। हम में से किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो ओनली आर्बिट्रेशन से मैटर सॉल्व करेगा, कोर्ट में नहीं जाएगा। सर अगेन इट इज अ वॉइड एग्रीमेंट। ठीक है सर, हमें से किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो फर्स्ट आर्बिट्रेशन से मैटर सॉल्व करेंगे, उससे डिससेटिस्फाइड है तो कोर्ट में जाएंगे। सर बिल्कुल वैलिड है, इट इज नॉट अ वॉइड एग्रीमेंट, ऐसा किया जा सकता है। और बेनिफिट के लिए ये मैंने आपको कल समझाया भी था। हम में से किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो आर्बिट्रेशन का में पहले जाएंगे, कंपलसरी होगा। और आर्बिट्रेशन का जो भी आर्बिट्रेटर ने जो भी वर्डिंग्स दिए हैं, जो भी रिजल्ट दिया है, वो दोनों पार्टीज पे बाइंडिंग होगा। सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके खिलाफ कोर्ट जा सकते हैं, तो बिल्कुल ही सही है। सर ऐसा लिखना कि सर लेकिन कोर्ट वाला जो है आर्बिट्रेटर के डिसीजन से ज्यादा अवार्ड नहीं कर सकता, सर इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये भी ये भी पार्टीज की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, हो सकता है। सर ज्यूरिसडिक्शन कौन से कोर्ट का होगा, इस बारे में पार्टीज डिसाइड कर सकती हैं, वो कोई वॉइड एग्रीमेंट नहीं होता है। पार्टीज चाहें तो बिल्कुल डिसाइड कर सकती हैं। तो कितने सारे पॉइंट्स कल मैंने आपको बताए थे, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स कैसे कैसे होते हैं, कैसे कैसे वॉइड एग्रीमेंट्स नहीं होते हैं। ये सब टिप्स पे होने चाहिए। इस पार्ट में से एग्जाम में आज दिन तक केवल एक बार क्वेश्चन आया है, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग से। तो समझते हो, तुम लोग समझदार हो, क्यों नहीं वापस आ सकता? बिल्कुल आ सकता है। तुम खुद एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट सोचने की कोशिश करो, तुम्हारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज रहेगा या एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स रहेगा? तुम्हारे काम क्या आएगा जब तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओगे? लोगों की शादियां रुकवाना है ये काम आएगा, या लीगल प्रोसीडिंग जाना नहीं जाना ये ज्यादा काम आएगा? तो ऑब्वियस सी बात है। और सर इन दोनों से भी ज्यादा सबसे इंपॉर्टेंट है एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड जो किसी को काम करने से रोक रहा है, वो वॉइड एग्रीमेंट होता है। क्यों? जो किसी ऐसा एग्रीमेंट जो किसी को काम करने से रोक रहा है, वो वॉइड एग्रीमेंट होता है। क्यों होता है? सर आप सब बच्चे जब 11th और 12th में आ चुके हैं, तो आपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को कहीं ना कहीं पढ़ा होगा अब तक। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यस सर। हमने हमको याद नहीं, हमने हिस्ट्री सिविक्स में कहीं तो पढ़ा था, पर अब बस पढ़ के हमने मगअप कर लिया। जो उस साल की आंसर शीट्स थी उस पे जाके वॉमिट कर लिया, नंबर आ गए, कॉपी गई खड्डे में। अब हमको पता नहीं, ऐसा नहीं होता है। नॉलेज हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए लेनी चाहिए। मुंदड़ा जी, इंटरनेट रुक गया है क्या तुम्हारा? हम्म। नहीं सर, खिड़की के बाहर देखना था सर, कोई जा रही थी। ठीक है, इसलिए चलो आ जाओ। तो सर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोलता है आर्ट, जैसे कोई भी लॉ में कोई एक्ट में सेक्शंस होते हैं बेटा, कि सेक्शन 1 सेक्शन 2 सेक्शन 3, वैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के सेक्शंस को क्या बोलते हैं? उनको सेक्शन नहीं बोलते हैं, उनको आर्टिकल्स बोलते हैं। आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, ये बात ध्यान रखना। एज एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट तुमसे गलती नहीं होनी चाहिए। ये मत कहना ये लॉयर को ध्यान, अरे ना, हमें भी इतनी बुद्धि है कि नॉर्मल एक्ट्स को हम सेक्शंस बोलेंगे।
कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस है तो उनको रेगुलेशन 1, रेगुलेशन 2, रेगुलेशन 3 बोलेंगे। यदि कॉन्स्टिट्यूशन के सेक्शंस की बात कर रहे हैं, आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 ऐसे बात करेंगे, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19(1)(g जो है, ये तुम्हारे कहीं मॉड्यूल में नहीं दिया हुआ है मेरे समझ से, मैं बता रहा हूं तुमको। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 19(1)(g फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड प्रोफेशन देता है। फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड प्रोफेशन, इसमें बिजनेस भी इंक्लूड होता है, लिखा हुआ नहीं है पर इसमें बिजनेस भी इंक्लूड होता है। आज आरुष मुंदड़ा को कहीं पर भी जाके पूरे भारत में कुछ भी काम करना है तो कॉन्स्टिट्यूशन जो दादाजी एक्ट है, दादाजी एक्ट मतलब सारे एक्ट का दादाजी है घर में, सारे एक्ट्स को इसकी बात माननी पड़ेगी। कोई भी एक्ट, इनमें कोई भी सेक्शन यदि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के स्पिरिट के खिलाफ है, वो नल एंड वॉइड उसको घोषित किया जा सकता है। बस एक बार ध्यान में आने की जरूरत है। ओके सर। तो सर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जब आपको राइट देता है फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड प्रोफेशन, ट्रेड बिजनेस एंड प्रोफेशन, तो सर आप पूरे भारत में लॉ के दायरे में रहते हुए कोई भी काम धंधा कर सकते हो। मैंने क्या बोला? लॉ के दायरे में रहते हुए आपको ये फ्रीडम मिलती है कि आप अब जैसे कोई बिहार का आदमी है, वो मुंबई में आके लीगली कुछ काम करना चाहता है तो उस कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको राइट दिया है फ्रीडम ऑफ ट्रेड, प्रोफेशन और बिजनेस करने का। ओके सर। तो सर अब कई जने रोकते हैं ना कि यार बाहर से, जैसे तुम्हारे यहाँ पर एक वो है ना, कौन है यार वो, एक कोई पॉलिटिकल पार्टी है, वो आके रोकती है, एम आई राइट, कि नहीं बिहार से लोग नहीं आने चाहिए और ये नहीं आना चाहिए और यहाँ पर बहुत गर्दी हो रही है। हाँ वो देखो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन वही ये राइट कहाँ किसने दिया उनको बिहार से मुंबई आके काम करने का? कि सर ये उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ये कोई भी उनसे नहीं छीन सकता है। ठीक है सर। अब सर सेकंड बात मैंने क्या बोली कि सर फ्रीडम ऑफ ट्रेड बिजनेस प्रोफेशन है, इंडिया में लॉ के दायरे में रह के कहीं भी काम कर सकते हो। यदि मैंने ये बात नहीं बोली होती कि लॉ के दायरे में रह के कुछ भी लीगली काम कर सकते हो, कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट दिया, तो आरुष मुंद्रा तो बोलता अपन तो चरस और गांजे का बिजनेस करेंगे, अपने को कॉन्स्टिट्यूशन ने फ्रीडम ऑफ ट्रेड बिजनेस और प्रोफेशन दिया है, तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि तू इलीगल काम का भी तेरे को बिजनेस करने का राइट मिल गया। क्या बोला मैंने? कि लॉ के दायरे के अंदर रहते हुए तुमको ये राइट फ्रीडम मिली है, ठीक है, तो उस दायरे में करना पड़ेगा। ओके सर। एक दिन आरुष मुंद्रा के दिमाग में आ गया कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने मुझे राइट दिया है कि मैं भारत में कहीं पर भी बिजनेस और प्रोफेशन कर सकता हूँ, भारत में कहीं पर भी मैं अपना बिजनेस और ट्रेड और प्रोफेशन कर सकता हूँ। तो उसने क्या किया, ये सड़क चल रही है, सड़क के एकदम बीचों बीच में डिवाइडर है, यहाँ खड़ा सड़क के बीच में खड़े होके अपना ठेला लगा लिया पाव भाजी का। ठीक है कि मैं तो ये सड़क भी भारत में ही आती है तो भारत में कहीं भी खड़ा रह के कर सकता हूँ। अरे ऐसा नहीं है भाई, तुम यू कैनॉट, जो ट्रैफिक चल रहा है उसको तुम डिस्टर्ब नहीं कर सकते, तो लॉ के दायरे में आपको ये फ्रीडम मिली। क्या ये पहली बात समझ में आई कि कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको ये राइट दिया है और लॉ के दायरे में? हाँ सर, ये दो बातें समझ में आ गई सर। अब एक्स और वाई आपस में ये बात कर रहे हैं कि आपको मैं इतने टाइम तक धंधा करने से मना करता हूं, तो सर ये कैसा एग्रीमेंट है? ये वॉइड एग्रीमेंट है। क्यों? क्योंकि ये राइट कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। सर कैसे? अब मैं जो समझाने वाला हूं ना उस पे बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। सर कैसे? कि है ना, वैसे तो देखो एक ही जगह पर मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई दो जने थे। ओके सर। मिस्टर एक्स जो चावल बेचते थे, तो मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को बोला तू काम धंधा मत कर, मैं तेरे को घर बैठे 10 लाख रुपए दे दूंगा। ओके। तो पहला रीजन क्यों ये वॉइड एग्रीमेंट है? बिकॉज दिस इज एन एग्रीमेंट फॉर क्रिएशन ऑफ मोनोपोली। ये तो मैंने आपको पहले भी पढ़ाया हुआ है। Yes, sir. This is an agreement for creation of monopoly. Hence, it's a void agreement. Why? Because agreements for creation of monopoly are against public policy. Agreements against public policy. Hence, they are not having lawful objects. Hence, they are void agreement. इस तरीके से समझाना है। दूसरा रीजन आप जो इसके लिए साइट कर सकते हो कि सर दिस इज एन एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। ये किसी को काम धंधा करने से रोक रहा है, जो क्या है उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उसका। सो ऑल्सो देयरफॉर दिस इज अ वॉइड एग्रीमेंट। तो ये आके कल को ऐसा एग्रीमेंट करने के बाद में भी काम धंधा चालू कर सकता है।
काम धंधा चालू कर सकता है, इसको रोका नहीं जा सकता, बिकॉज दिस इज अ वॉइड एग्रीमेंट। क्या ये दो रीजन समझ में आए? क्या ये दो रीजन समझ में आए? एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड कैसे काम करता है? यस सर। कासट जी क्या हो गया, हिल क्यों रहे हो कुछ इतने? नहीं सर। ट्रेन में बैठे हो क्या? अरे नहीं सर। एक पुराने टाइम में, पता नहीं आप लोगों ने एक फिल्म आई थी, देखी या नहीं देखी, एक आमिर खान की मूवी आई थी जूही चावला की, हमें राई प्यार के, जिसमें कुछ बदमाश बच्चे होते हैं उनके साथ में। हैव यू सीन दैट मूवी एनी टाइम? यदि नहीं देखे तो जरूर देखना, इट्स अ वंडरफुल मूवी। तो उसमें एक डायलॉग है, जो ट्रेन में पैदा हुआ था, क्या हिलता क्यों रहता है, तो वहां से मेरे को याद आ गया, कासट हिलता मत रहा। चलो नेक्स्ट। अब सर, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, इसके कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जहां पर हम लोगों को काम धंधा करने से रोक सकते हैं। खुद लॉ में लिखा हुआ है ना, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, वैलिड एक्सेप्शंस है। हमने ऐसे एक्सेप्शंस तो पहले भी पढ़े, नो कंसिडरेशन इज इक्वल्स टू नो कॉन्ट्रैक्ट, बट देर आर सर्टेन एक्सेप्शंस जहां पर कानून खुद बोलता है कि इन 6 सिचुएशंस में भले ही कंसिडरेशन एक ही पार्टी के लिए, दोनों पार्टी के लिए नहीं, तो भी ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। तो जब कानून ने बोल दिया, फिर हमें क्या दिक्कत है? तो सर एक्सेप्शंस दो कैटेगरीज में होते हैं, एक तो होते हैं स्टैट्यूटरी प्रोविजंस या एक्सेप्शंस, और दूसरे एक्सेप्शंस थ्रू कोर्ट ऑफ लॉ। यानी कि स्टैट्यूटरी एक्सेप्शंस तो जहां पर खुद स्टैट्यूट में, यानी कि लॉ में, यानी कि एक्ट में, कहीं ना कहीं अलग अलग एक्ट्स में, पार्टनरशिप एक्ट्स में, यहां वहां अलग अलग जगह पे स्टैट्यूट्स में, कानून में खुद में छूट दी गई है कि यहां पर आप किसी को काम धंधा करने से रोक सकते हो। जैसे कि, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, एक पार्टनरशिप है, ठीक है, दो से अधिक पार्टनर्स के साथ में पार्टनरशिप बनती है, यस सर। यदि पार्टनरशिप में कोई जना पार्टनर है, तो उसे पार्टनरशिप एग्रीमेंट के थ्रू पार्टनरशिप के अलावा कोई भी काम धंधा करने से रोका जा सकता है। क्यों? रीजन क्या दिया जाता है कि सर यदि फिर पार्टनरशिप में एज एन एक्टिव पार्टनर ध्यान देने की जरूरत है, और आप खुद का भी काम धंधा अलग से कर रहे हो, तो आपका ध्यान पार्टनरशिप के धंधे की तरफ जाएगा नहीं, फिर क्लैश ऑफ इंटरेस्ट होगा, फिर आप मतलब ये पार्टनरशिप के साथ गलत होगा। तो लीगली पार्टनरशिप में जब कोई पार्टनर अंदर घुसता है, या पार्टनरशिप में कोई पार्टनर होता है, तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट के थ्रू उसको दूसरे काम धंधे करने से, पार्टनरशिप के अलावा दूसरे काम धंधे करने से लीगली रोका जा सकता है। वो फिर ये नहीं बोल सकता दिस इज एन एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, बिजनेस और प्रोफेशन और ये गलत है, नहीं भाई, बिल्कुल रोका जा सकता है, और लॉजिक भी बताया मैंने आपको। सर ये तो एक एग्जाम्पल हुआ। दूसरा, सर्विस एग्रीमेंट्स होते हैं। मान लो हमारा कासट है, वो एक बिजनेस रन कर रहा है, यस सर, उसने मिस्टर 1, मिस्टर 2 और मिस्टर 3 को नौकरी पे रखा, सर्विस पे रखा, तो क्या वो उनपे ये रोक नहीं लगा सकता, जब तक तुम मेरी सर्विस में हो तब तक कहीं और जाके कोई काम धंधा या कोई जॉब नहीं करोगे? लगा सकते हैं ना यार। मान लो कोई आदमी टीसीएस में काम कर रहा है, तो टीसीएस वाले ये नहीं लगा सकते क्या कि जाके विप्रो में काम नहीं करोगे, या फिर जाके एचसीएल में काम नहीं करोगे? सर बिल्कुल लगा सकते हैं, सर्विस सर्विस सेक्टर में है तो, ताकि वो अपना पूरा आउटपुट हमको दे सके। तो स्टैट्यूटरी प्रोविजंस होते हैं, वो हम सारे पढ़ेंगे, और कानून में खुद नॉन स्टैट्यूटरी प्रोविजंस होते हैं जहां पर हम किसी को काम धंधा करने से रोक सकते हैं। देखो, मान लो मैंने आपकी गुडविल, आपके धंधे की, एक्स ने वाई के धंधे की गुडविल खरीदी, तो उस गुडविल को का ये पूरा फायदा उठा सके, उसके लिए जरूरी है ना अगले कुछ टाइम तक मिस्टर वाई वापस उस धंधे में नहीं आए उनको। फॉर एग्जाम्पल, तुमने बिस्लरी का नाम सुना है? फॉर एग्जाम्पल, तुमने बिस्लरी का नाम सुना है, या पीने का, ड्रिंकिंग वाटर का सबसे बड़ा ब्रांड है आज के टाइम में। कितनी 8 या 11 हजार करोड़ रुपए की इसकी वैल्यूएशन है, पता है तुमको? पीने के पानी की बोतल का ब्रांड 11 हजार करोड़ की वैल्यूएशन रख रहा है आज के टाइम में। तो सबसे पहले बिस्लरी किसका था? कि सर पार्ले कंपनी का था। पार्ले जी और पार्ले के बिस्कुट सुने ना, पार्ले हाइड एंड सीक, तो सर पार्ले कंपनी का बिस्लरी था। तो एक फॉरेन एंटिटी ने ये मिस्टर वाई से खरीदी, मतलब पार्ले से खरीदी, और क्या खरीदी यार? पानी बॉटल में तो कोई भी पैक कर सकता है, ब्रांड खरीदा ना उसका, गुडविल खरीदी ना, वी आर परचेजिंग बिस्लेरी। तो उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाया कि तुम अगले 5 साल तक बॉटल्ड वाटर के धंधे में वापस नहीं आओगे, उसके बाद आ जाना, ठीक है? तो सर
अगले 5 साल तक पार्ले वापस नहीं आया। बिस्लरी ब्रांड का फायदा उठाना, जो जिसने ब्रांड खरीदा है, नहीं तो अगले ही दिन पार्ले वापस एक नए ब्रांड के साथ में आ जाता, तो क्या इस बंदे को गुडविल खरीदने का एक्चुअल फायदा रीप हो पाता? नो सर, ही वुडंट हैव बीन एबल टू रीप द रियल बेनिफिट्स ऑफ परचेसिंग दिस गुडविल। तो सर 5 साल बाद पार्ले अगेन केम बैक इनटू दी मिनरल वाटर बिजनेस बाय द नेम ऑफ पार्ले बेली। एक पर्पल कलर का बॉटल आता है पैकेज्ड, पार्ले बेली, देखा है तुम लोगों ने? तो यस सर, तो सर किसी को रीजनेबल तरीके से आप काम धंधा करने से रोक सकते हो। सर रीजनेबल वे का क्या मतलब होता है, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। व्हाट डू यू मीन बाय रीजनेबल तरीके से? रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हो आप। सर क्या रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन? सर रीजनेबल एज टू टाइम पीरियड एंड रीजनेबल एज टू ज्योग्राफिकल लोकेशन, ज्योग्राफिकल लिमिट सॉरी। तो सर रीजनेबिलिटी दो तीन तरीकों से डिसाइड होती है कि आप किसी को रीजनेबल तरीके से काम धंधा करने के रोक सकते हो। क्यों? टाइम पीरियड। सर आप जिंदगी भर ये धंधा नहीं करेंगे, ये कहना गलत होता है। भले ही मैं आपसे आपकी गुडविल खरीद रहा हूं, आप जिंदगी भर ये धंधा नहीं करेंगे, आप अगले 100 सालों तक ये धंधा नहीं करेंगे, नहीं ऐसा नहीं कर सकते। रीजनेबल एज टू टाइम पीरियड होना चाहिए, लाइक 5 years 10 years। अब मैं तुमको जो चीज बता रहा हूँ वो जलजला है। जलजला मतलब समझते हो? बच्चे इसमें फंस जाते हैं और एग्जाम में गलत आंसर लिख के आते हैं क्या। जब मैं आपसे इस धंधे की गुडविल खरीद रहा हूं और जब तक मैं ये धंधा कर रहा हूं तब तक आपको इस बिजनेस में वापस नहीं आना है, उतने टाइम पीरियड तक। ये रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन होगा या नॉन रीजनेबल होगा एज टू टाइम पीरियड? बताओ। एक तो है ना, जिन लोगों ने, जिन बच्चों ने वीडियो ऑन नहीं किया है, मैं अब क्लास से बाहर निकालना स्टार्ट करूंगा, सीरियस नोट पे बोल रहा हूँ। तो है ना, अगले 10 सेकंड में अपने अपने वीडियो ऑन करो, ठीक है? जिन्होंने अभी भी नहीं सुना है वो अगले 10 सेकंड में सच में हकीकत में क्लास के बाहर होंगे। सृष्टि, जिया वोरा, कविश, खुशबू। जिया वोरा, हाँ सर, 2 मिनट कर रही हूँ। कविश, मोबाइल डेटा पे है। ठीक है, पापा से बात करेंगे आपको दिलाने की वाईफाई। तो सर अब मैंने आपको क्या बताया सर, 5-10 साल का, 5-7 साल रेस्ट्रिक्शन तो ठीक है, समझ में आता है, 2-4 साल लिकिंग टुवर्ड्स द सिचुएशन। सर ऐसा रेस्ट्रिक्शन कि जिंदगी भर नहीं आओगे, इट्स अ नॉन रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन एज टू टाइम पीरियड। लेकिन कोई ये बोले हमने आपकी बिजनेस की गुडविल खरीदी है, तो जब तक हम ये धंधा कर रहे हैं तब तक आप नहीं आओगे, ये रीजनेबल है एज टू टाइम पीरियड या नहीं है? आप बताओ, आप सोचो, आपके इस दिमाग में एज अ लॉ का स्टूडेंट ये बात फिट होती है, लगता है कि रीजनेबल है या नहीं है? बताओ, बता बियानी, तू क्या सोचती है? हैं? नहीं है सर। रीजनेबल नहीं है? क्यों नहीं है? सर मुझे तो चित्त या पट, हेड या टेल में से एक बोलना था, मैंने ऐसे ही बोल दिया, कोई लॉजिक तो है नहीं। दर्जन बता, सोच के बता, रीजनेबल है या नहीं है। एक तो मैं बोलता हूँ अगले 2-3 साल 4 साल नहीं आना है, मैं तो खुद बोल रहा हूँ ये रीजनेबल है। एक मैं बोलता हूँ लाइफ टाइम नहीं आना है, ये नॉन रीजनेबल है। तो फिर ये यदि ऐसा लिख दिया आपने उसकी गुडविल के, लाइफ टाइम नहीं आना है भाई इस धंधे में, तो फिर ये वॉइड एग्रीमेंट हो जाएगा, बिकॉज दिस वुड बी एन एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड एंड लीगल प्रोसीडिंग। एक मैं ऐसा बोलता हूँ कि जब तक हम ये धंधा कर रहे हैं, आपसे गुडविल खरीदा हुआ, तब तक इस धंधे में नहीं आना, जिस दिन हम बंद कर दें आप आ जाना। इस पे क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। Sir, this is considered as a reasonable restriction as to time period. Therefore, it will be a valid contract. It will not be considered as an agreement in restraint of trade and it will not be a void agreement. क्या ये बात समझ में आई? एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। तुम लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हो, थम्स अप? थम्स अप पिए या फिर लिम्का पिए? अरे हाँ, सबने पी होगी। गोल्ड स्पॉट भी आता था एक, जो आज का मिरिंडा है ना,
वो पहले किस नाम से आता था? गोल्ड स्पॉट नाम से आता था। ओके, हालांकि अब ये बंद हो गया। ओके, तो सर थम्स अप और लिम्का वर अर्लियर अ प्रोडक्ट ऑफ पार्ले जी, पार्ले जी नहीं सॉरी, पार्ले कंपनी। ठीक है, फिर इंडिया में आई कोका कोला कंपनी। ओके, कोका कोला कंपनी ने ये जो थम्स अप और लिम्का के ब्रांड थे, ये पार्ले से खरीद लिए। और उसको ये नहीं बोला कि आप जीवन भर इस धंधे में नहीं आएंगे, उसको ये बोला जब तक हम इन दो ब्रांड्स में डील कर रहे हैं हम, तब तक आप इस धंधे में वापस मत आना। हम यदि 2 साल में चले जाएं आप आ जाना, हम यदि 10 साल में चले जाएं आप 10 साल बाद आ जाना। हम जब तक आपसे इन खरीदी हुई चीजों का धंधा कर रहे हैं गुडविल, तब तक आप तब तक आपको नहीं आना है, तब तक आपको इस धंधे में नहीं आना है। सर इट्स अ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, हेंस इट्स अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आ गई कैसे कैसे फंसा सकते हैं? रीजनेबल टाइम पीरियड, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन एज टू टाइम पीरियड। यस सर। अब रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन एज टू ज्योग्राफिकल लिमिट समझो रे। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन एज टू ज्योग्राफिकल लिमिट, मैं जो बता रहा हूं ना, उसको नेक्टर बोलते हैं। नेक्टर मतलब समझते हो? किसी भी चीज का निचोड़ है ये। तुमको ये चीजें समझने के बाद में चीजों को याद करना और एग्जाम में आंसर देना बहुत आसान होएगा। क्यों मैंने एग्रीमेंट एंड रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड के लिए अलग से एक मैंने कहा ये 5 मिनट का टॉपिक नहीं है, इसको बहुत टाइम लगेगा। क्यों? इसमें इतना कंटेंट है बेटा। ठीक है, नाउ मैंने कहा कि एक बंदा कोई दूसरे बंदे को यदि काम धंधा करने से रोक रहा है तो बेसिकली तो ये एक वॉइड एग्रीमेंट होता है। लेकिन सर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस के साथ में वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है। रीजनेबल एज टू टाइम पीरियड समझ लिया अपन ने। नाउ रीजनेबल एज टू ज्योग्राफिकल लिमिट समझते हैं। आइए, सर एक डॉक्टर है, ठीक है, उस डॉक्टर के पास में एक सीनियर डॉक्टर के पास में एक जूनियर डॉक्टर काम सीखने के लिए और नौकरी करने के लिए आता है। ठीक है, तो इसने कहा मैं नौकरी एक ही बेसिस पे दूंगा तेरे को, कि तू जब अगले 3 साल तक, जब तक तू मेरे यहाँ पर नौकरी कर रहा है और अगले 3 साल तक, मान ले ये मुंबई है, मुंबई के 20 किलोमीटर के दायरे में जब भी मेरे यहाँ से नौकरी छोड़ता है, तो मुंबई के 20 किलोमीटर के दायरे में तू अपनी पर्सनल प्रैक्टिस नहीं चालू करेगा। अगले 3 साल तक तू मुंबई और मुंबई के 20 किलोमीटर के दायरे में प्रैक्टिस नहीं करेगा, ताकि मेरा काम धंधा खराब नहीं हो। तो मैं तेरे को काम सिखा रहा हूँ या नौकरी पे रख रहा हूँ। तो उसने कहा ओके। 1 साल हुआ और उसने यहाँ से नौकरी छोड़ी और मुंबई के ही 20 किलोमीटर के दायरे में प्रैक्टिस करने लग गया। ओके सर, टाइम पीरियड रीजनेबल है, कोई गलत बात नहीं करी गई है। नौकरी छोड़ दी तो भी सर रेस्ट्रिक्शन 3 साल का था या नहीं था? हाँ सर बिल्कुल था। तो एक तो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन एज टू टाइम पीरियड था, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन एज टू ज्योग्राफिकल लिमिट था। ज्योग्राफिकल लिमिट के हिसाब से भी बिल्कुल रीजनेबल था ये। ठीक है सर। तो सर क्या अब उसको स्टॉप, एग्जाम का क्वेश्चन है ये, क्या उस जूनियर डॉक्टर को स्टॉप किया जा सकता है? हाँ सर किया जा सकता है, क्योंकि वैसे तो एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड बिजनेस प्रोफेशन गलत होते हैं, वॉइड एग्रीमेंट्स होते हैं, लेकिन देर आर सर्टेन एक्सेप्शंस। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन एज टू टाइम पीरियड एंड ज्योग्राफिकल लिमिट है, तो सर वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, और ये सर्विस एग्रीमेंट भी था। सर मैंने आपको बोला ना सर्विस एग्रीमेंट में रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। हाँ सर, सर्विस एग्रीमेंट में रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं, तो दोनों के हिसाब से रीजनेबल था। इस हिसाब से उस डॉक्टर को अगले 2 साल तक जोधपुर क्या सॉरी मुंबई के इस दायरे में प्रैक्टिस करने से रोका जा सकता है। क्या ये बात समझ में आ गई? यस सर। सर मैंने किसी का धंधा खरीदा, उसका धंधा ही मुंबई में था, लेकिन मैंने उसका धंधा खरीदते वक्त ये रेस्ट्रिक्शन लगा दिया, तू पूरे इंडिया में काम नहीं करेगा। इज इट रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन एज टू ज्योग्राफिकल लिमिट? अरे नहीं यार, तुम्हारी गुडविल थी मुंबई में, तो मैं तुम्हारे ऊपर ज्यादा से ज्यादा मुंबई मुंबई का एक पेरिफेरी एरिया वहां तक का रेस्ट्रिक्शन लगाऊं तो वो रीजनेबल एज टू ज्योग्राफिकल लिमिट है। यदि मैं पूरे भारत में काम, अरे तुमको भारत में कोई जानता नहीं यार। ठीक है, तो क्या, तो फिर ये वॉइड एग्रीमेंट हो जाएगा और वो बाहर आराम से, मुंबई के बाहर आराम से काम कर पाएगा। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई? रीजनेबल एज टू ज्योग्राफिकल लिमिट कैसे? हाँ सर। तो अच्छा, तीसरा रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन का तीसरा पार्ट, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन के साथ में हम लोगों को रोक सकते हैं। इट शुड बी रीजनेबल एज टू टाइम पीरियड, इट शुड बी रीजनेबल एज टू ज्योग्राफिकल लिमिट,
and it should be reasonable as per द जिस भी बिजनेस या ट्रेड के लिए उसको रोक रहे हो ना, उसके लिए होना कि सर इसका क्या मतलब कि सर सिमिलर बिजनेस करने के लिए रोका जा सकता है। जो आप जिसकी उससे गुडविल खरीद रहे हो ना, उसी के लिए रोका जा सकता है। थम्स अप और लिम्का ब्रांड खरीदे तो सिमिलर बिजनेस में आने से रोक रहे हैं। बिस्लरी का ब्रांड खरीदा तो मिनरल वाटर या बॉटल्ड वाटर बिजनेस में आने से रोक रहे हैं। तो सर रीजनेबल कब होगा? जब वो सिमिलर बिजनेस के लिए रोका जाएगा। नॉन सिमिलर बिजनेस की भी रेस्ट्रिक्शन डाल दिए उस पे, तो वो नॉन रीजनेबल है और वो एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड होके आप अगले दिन वॉइड एग्रीमेंट होने के कारण अगले दिन उस धंधे को करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर समझाओ एक एग्जांपल से कैसे। मान लो हमारी श्रेया बियानी है। श्रेया बियानी क्या है? इमिटेशन ज्वेलरी का काम करती है। इमिटेशन ज्वेलरी समझते हो? नकली ज्वेलरी कि सर असली तो अभी कौन ही करेगा, सोने के भाव बहुत ऊपर नीचे हो गए हैं, तो इमिटेशन ज्वेलरी का काम करती है। कहाँ करती है? कि सर मुंबई में करती है। ओके सर। तो सर इसका धंधा, जिया जैन ने इसका धंधा इससे खरीदा और इस पे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, इस पे रेस्ट्रिक्शन लगाए कि तू अगले 4 साल तक या जब तक मैं इस धंधे में हूं तब तक तू मुंबई और मुंबई के 20 किलोमीटर के दायरे में या मुंबई 50 किलोमीटर के दायरे में, वो भी देखो पूरे भारत में रोक लेती तो ये नॉन रीजनेबल है इस तरीके से। ठीक है। तो ये धंधा अगले 4 साल तक मुंबई में ये इमिटेशन ज्वेलरी का और रियल ज्वेलरी का धंधा नहीं करेगी। इमिटेशन ज्वेलरी का और रियल, ये एग्जाम का क्वेश्चन है। मुंबई मुंबई के में अगले 5 सालों तक इमिटेशन ज्वेलरी का और रियल ज्वेलरी का धंधा नहीं करेगी। सर कैच पॉइंट है यहाँ पर, जिस बच्चे ने डिटेल स्टडी करी है वो समझ जाएगा कि सर टाइम पीरियड के हिसाब से रीजनेबल है, जोग्राफिकल लिमिट के हिसाब से रीजनेबल है, लेकिन सर सिमिलर बिजनेस के हिसाब से मार खा गया। सिमिलर बिजनेस क्यों? क्योंकि जो इसको गुडविल बेची थी उस समय तो इसका केवल इमिटेशन ज्वेलरी का बिजनेस था, तो केवल इमिटेशन ज्वेलरी के ऊपर लगा सकती थी रेस्ट्रिक्शन। जिसने भी, जिया जैन ने भी इसका धंधा खरीदा। सर रियल ज्वेलरी जो ये करती ही नहीं थी, सिमिलर बिजनेस, नॉन सिमिलर बिजनेस में आने पे भी रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हो, तो सर एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, हेंस वॉइड एग्रीमेंट। इसलिए जिया जैन जी अगले दिन इस धंधे में आ सकती है, कोई दिक्कत है ही नहीं। बात समझ में आ गई कैसे ये चीजें काम करती हैं? ये सर नॉन रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाए तो सर टंडन गोपाल कुछ नहीं मिलने वाला है, फिर मजे करो। ठीक है। चलिए, तो सर ये था एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। और भी बहुत सारी बातें इसमें मैंने अभी पूरा नहीं कराया है, जब अपन पढ़ेंगे तो वो ऑटोमेटिकली कवर हो जाएंगी, स्टैट्यूटरी प्रोविजंस और जो कोर्ट के थ्रू डिसीजंस आए हैं उनके थ्रू। दिशी अग्रवाल बोल, क्या हुआ बेटा? जो वॉइड होता है वो सिर्फ अनरीजनेबल वाला पार्ट वॉइड होता है कि पूरा एग्रीमेंट? देखो ऐसा है, एग्जाम में जब मैं करने वाला था ना कि सर वैसे तो लॉजिकली तो नॉन रीजनेबल पार्ट ही वॉइड होना चाहिए, लेकिन सर फिर पूरा एग्रीमेंट वॉइड मान के फिर वो इमिटेशन ज्वेलरी के बिजनेस भी कर सकती है। बात समझ रहे हो? बात समझो, जब पूरा एग्रीमेंट ही वॉइड हो गया तो अगले दिन से कर लो ना भाई, कौन रोक रहा है? इसलिए रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाने चाहिए, नॉन रीजनेबल नहीं होना चाहिए अपने डीलिंग्स में किसी के भी साथ। पूरा एग्रीमेंट ही वॉइड हो, करो जो करना है। ठीक है। ठीक है, और कुछ? जिया हो रहा, आज तेरा नेट चालू हो गया, मुझे जान के अत्यंत हर्ष का अनुभव हो रहा है। ठीक है कि जिया वोरा का नेट काम करता है। तेरे पापा कंसर्न हो जाते हैं कि ये सही से पढ़ रही है या नहीं पढ़ रही। मैं कहता हूँ नेट, वो उसकी शक्ल ही नहीं दिखती है तो मैं क्या बोलूँ सर। बोला हुआ है मैंने उनको ये बात, इसलिए तू अब नेट ऑन रखना। ठीक है। सृष्टि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है तेरे को? आ रहा है तो मुझे कैसे पता पड़ेगा सृष्टि को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? जब मुझे सृष्टि की शक्ल के एक्सप्रेशंस दिखेंगे तब समझ में आएगा ना कि आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसलिए ऑन रखो, तुम्हारे भले के लिए, तुम्हारे डेटा खाने के लिए नहीं है। ठीक है। चलो सृष्टि, कब ड्यू है तेरा? मई 27 में ड्यू है। तो यस सर। तो जिनका भी मई 27 में ड्यू है, जो कि सितंबर और जनवरी के स्टूडेंट्स नहीं है, जो मई 27 के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए एक गाइडलाइन है भैया। क्या गाइडलाइन है भाई? कि सर आपके जनवरी के आसपास हरकतें चालू हो जाएंगी। कौन सी? प्री बोर्ड्स और बोर्ड्स की। एम आई राइट? प्री बोर्ड्स और बोर्ड्स
की हरकतें चालू होंगी? यस सर होंगी, बिकॉज वी आर इन 12th। तो सर एक्चुअल में टाइम कब तक मिलेगा सर? जनवरी तक का मिलेगा। तो सर हमें क्या करना चाहिए कि एक तो सर करा ही रहे हैं, जो भी टॉपिक्स करा रहे हैं वो तो सर कवर करा ही देंगे हमको। क्योंकि जनवरी के बाद एक्चुअल में मिड मार्च या मार्च एंड तक तुमको टाइम नहीं मिलने वाला है। तो सर तैयारी तो अभी करनी पड़ेगी। न केवल तैयारी करनी पड़ेगी, बट सर जब तक लॉ के पेपर का एक बार पढ़ना और 2 बार रिवीजन नहीं हो जाता, तब तक पास नहीं होने के चांसेस कम हैं। ये सच्ची बात है, वाकई में सच बात है ये। मैं कोई उसको एग्जैगरेट करके नहीं बोल रहा हूँ। तो सर एक बार तो अपन करेंगे, तो सर रिवीजन कैसे कि सर एक बार तो अभी का अभी साइड में आप साथ में करना चालू कर दो, ठीक है। और दूसरी बार जब मार्च में फ्री हो जाओगे ना, यानी कि अप्रैल, तो अप्रैल या मिड मार्च जो भी एक 40 से 50 दिन का सेगमेंट मिलेगा, सेकंड रिवीजन उसमें लगना चाहिए, ठीक है। स्ट्रेटेजी बना के चलो। तो सर अच्छा, जनवरी तक कोर्स कैसे पूरा होगा कि सर कुछ तो आप कराओगे और कुछ हम रिकॉर्डिंग से कर लेंगे सर? यस कर सकते हो, लाइव क्लास की तो रिकॉर्डिंग है। तो चूंकि जनवरी तक हमको एक बार कोर्स और एक बार रिवीजन करना है, तो कोई भी एक टॉपिक हुआ रे, जैसे कंपनीज मैंने क्लास में उठा लिया था, एलएलपी मैंने क्लास में आई थिंक उठा लिया था या नहीं उठाया था, एलएलपी मैंने उठाया था या नहीं उठाया था इस बार तुम लोग के बैच में? नहीं उठाया था। नहीं सर। तो तुम लोग एक काम कर सकते हो, एलएलपी छोटी सी चीज है। रिकॉर्डिंग्स जो है ना, वहां पर जाके जब तुम अपने चैनल पे देखोगे ना, तो वहाँ एलएलपी 2026 नाम से, या सितंबर नहीं सॉरी एलएलबी 2026 नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई मिल जाएगी। फटाफट कवर कर सकते हो 5-7 दिन में। तो छोटे छोटे एफर्ट्स खुद लोगे ना, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछो ना यार व्हाट्सएप पे, कौन मना करता है? या बैच में पूछ ले करो, सर मैंने एलएलबी पढ़ा, इसमें मेरे पे डाउट है। कासेट पूछता है या नहीं पूछता है? यस सर। तो तुमको भी अपने खुद के लिए मेरे साथ में एफर्ट लेना पड़ेगा, तब तो आएगा मजा, नहीं तो मिलेगी सजा, ठीक है। तो मैं तुम सब जो मे अटेम्प्ट के स्टूडेंट्स हैं ना, उनको एक बार काम दे रहा हूं कि सर आप एलएलबी जो है 2026 का जो लास्ट बना हुआ है, उसमें अपन जैसे चालू करते हैं। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, देखो देखो यहाँ पर कंटेंट में गए, तुम सबको मैंने चैनल का एक्सेस दिया हुआ, कोई ऐसा तो नहीं है जिसको चैनल का एक्सेस नहीं मिला हुआ हो। नहीं सर ऐसा नहीं है। कंटेंट में गए, यहाँ कंटेंट में प्लेलिस्ट में गए अपन। तो प्लेलिस्ट में अभी अपनी ये जो चल रही है, इसमें रोज वीडियोस ऐड होते जा रहे हैं, ठीक है सर। फिर उसके बाद में सितंबर 26 के लिए कंपनीज, फिर 2026 में जो बैचेस लिए हुए एनआई एक्ट के लिए उनकी रिकॉर्डिंग्स, सेल ऑफ गुड्स एक्ट की रिकॉर्डिंग्स, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट की करी हुई है, सब पड़ी हुई है यहाँ पर। 2026 पार्टनरशिप 1932, 2026 कंपनीज, 2026 एलएलपी। देखो 23 लेक्चर कुल हैं। मतलब कि ये 23 लेक्चर का मतलब है ये करीब 12 या 13 घंटे की रिकॉर्डिंग्स कुल इसमें है। तो तुम इसमें जाके आराम से, कितना टाइम लगेगा यार, रोज के 1-1.5 घंटे की भी देखोगे तो तुम 6-7 दिन में, 8 दिन में पूरी कवर कर लोगे। एलएलपी का इंट्रोडक्शन, एलएलपी और कंपनी में क्या डिफरेंसेस हैं, बहुत इजी है। खुद भी करना, खुद भी पढ़ना सीखना पड़ेगा आप लोगों को। बात समझ में आई? तो ऑल द पीपल, चाहे ये अपने कविश हो, खुशबू हो, खुशबू तो ठीक है, श्रेया श्रेया बियानी, तुम सब लोग जो भी मार्च सॉरी मई 27 के हैं, एलएलबी अपने से एक बार करना और रिवाइज करना चालू कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पास होगे, ठीक है। दिशी मई 27 में ड्यू है ना? करो बेटा करो, कोई प्रॉब्लम हो सर से एनी टाइम व्हाट्सएप पे डाल दो, सर को जैसे ही टाइम मिलेगा सर आपकी क्वेरी का जवाब देंगे, ठीक है। तो हम लोग ऑनेस्टली आगे बढ़ेंगे ना। मैं तरीका बता रहा हूँ आज के टाइम में। यदि कोई आपको ऐसा बोलता है ना कि मैं 3 या 4 महीने में तुमको कोर्स करा दूंगा और तुम पास हो जाओगे, ये सफा सफेद झूठ है। इस पे रिलाय मत करना है यार, ये है ना तुम लोग के साथ में धोखा है। तो कैसे पास होंगे? जब तक 3 बार, एक बार ओरिजिनल और 2 बार रिवीजन नहीं करेंगे, तब तक पास होने की प्रोबेबिलिटी लॉ में नहीं बनती है, ठीक है। तो अब आप एक काम करें, सब लोग सेम लिंक पे वापस रिज्वाइन करो।